नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है मध्यकालीन भारतीय इतिहास, मिडीवल इंडियन हिस्ट्री, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अरब अटैक, यानी कि अरब का किस तरह से अटैक भारत पे हुआ और किस तरह से उन्होंने अपने शासन को स्थापित किया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है अरब अटैक, मध्यकालीन भारत मिडीवल हिस्ट्री का ये टॉपिक है जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मध्यकालीन भारत का। मध्यकालीन भारत हमको जो पढ़ना है वो 712 से लेकर के 1707 किसी किसी किताब में दिया हुआ है, और किसी किसी किताब में आपको मिलेगा 712 से लेकर के 1857, जो कि महाविद्रोह हुआ था वहां तक। 1707 इसलिए क्योंकि 1707 में क्या हुई थी, औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। तो पहले हम लोग मिडीवल हिस्ट्री का हम लोग पहले वो क्रम देख लेते हैं कि हम लोग को आखिर में मध्यकालीन भारत के इतिहास में हमें पढ़ना क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो मैं एक एक करके टॉपिक डिस्कस करूंगा। आज हम डिस्कस करेंगे केवल अरब अटैक के बारे में। ठीक है, तो पहले कौन कौन सा अटैक, किसके बाद कौन सा अटैक आया, तो किस तरह से हम लोग को मुगल तक जाना है, तो वो क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर है वो हम लोग क्रमशः पहले देख लेते हैं। तो पहले हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है अरब अटैक। ध्यान दीजिएगा, इसी क्रम में एक एक करके टॉपिक को फिर खत्म करेंगे। अरब अटैक के बाद हमको पढ़ना है तुर्की अटैक। तुर्की अटैक में आपका मोहम्मद गजनवी भारत आया था अटैक करने के लिए। ठीक है, हम लोग सोमनाथ टेम्पल के ऊपर में जो उसने अटैक कर दिया था उसके बारे में पढ़ेंगे। तुर्की अटैक के बाद हम लोग को पढ़ना है फिर अरब अटैक के बाद तुर्की अटैक के बाद फिर गौर अटैक। किस तरह से गौर यानी कि आपका वही मोहम्मद गौरी। ठीक है, तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, गौर अटैक के बाद आपका स्टार्ट हो जाता है स्लेव डायनेस्टी, यानी कि गुलाम वंश, जिसकी नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश के बाद हम लोग को पढ़ना है खिलजी वंश। खिलजी के बाद हम लोग को पढ़ना है तुगलक वंश। तुगलक के बाद हम लोग को पढ़ना है सैयद वंश। सैयद के बाद पढ़ना है लोधी वंश, और अंत में हमें पढ़ना है मुगल वंश। ठीक है, तो ये हमारा क्रम रहेगा। पहला अरब अटैक, दूसरा तुर्की अटैक, तीसरा गौरी अटैक, चौथा में स्लेव डायनेस्टी जिसको हिंदी में गुलाम वंश कहा जाता है। ठीक है, चौथा, पांचवा में हम लोग को पढ़ना है खिलजी, छठा में पढ़ना है तुगलक, सातवां में पढ़ना है सैयद, आठवां में लोधी, और लास्ट में नौवां नंबर में हम लोग को पढ़ना है मुगल। तो ये पूरा मध्यकालीन भारत है जो अरब से स्टार्ट होगा और मुगल में जाकर के खत्म होगा। तो कभी कभी ये ऑर्डर भी पूछा जाता है एग्जाम में कि अरब के बाद कौन सा अटैक हुआ, तुर्की के बाद गौर अटैक हुआ। ठीक है, सैयद वंश से पहले कौन सा वंश था, तुगलक वंश था, सैयद वंश के बाद कौन सा वंश आया, लोधी वंश। तो वो भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे केवल अरब अटैक के बारे में। ठीक है, एक बार फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। मध्यकालीन भारत जो कि हमको 712 से 1707 तक पढ़ना है। किस किस किताब में 712 से लेकर 1857 तक के बारे में भी लिखा गया है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, मध्यकालीन भारत में हम लोग को यही अरब से लेकर के मुगल वंश तक के शासनकाल को पढ़ना है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अरब अटैक। ठीक है, ये ऑर्डर जरूर याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मध्यकालीन भारत में आज हम लोग चर्चा केवल और केवल सिर्फ करेंगे अरब अटैक के बारे में। तो किस तरह से अरब अटैक हुआ था, जो कि सबसे पहला 712 ईस्वी में सबसे पहला जो है सफल जो आक्रमण था वो मोहम्मद बिन कासिम का था। किस तरह से उसने अरब से आकर के भारत पे अपना कब्जा किया, भारत पे हुकूमत किया, उसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, तो मैं कुछ नाम लिख रहा हूँ, उस नाम से हम लोग धीरे धीरे करते हुए हम लोग मोहम्मद बिन कासिम की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो पहला एक मैं नाम लिख रहा हूं उबैदुल्ला, उसके बाद बुदैला, इस सब मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। उसके बाद यूसुफ बिन कासिम, उसके बाद है आपका मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद है हजाज, उसके बाद हम लोग जुबैदा, महरूम, एक शहर के बारे में जानेंगे ताइफ, जो कि अरब का एक शहर है। ये पूरी कहानी है, ये कुछ मैं नाम लिख रहा हूँ, मतलब कैरेक्टर जो चरित्र है, जो पात्र है, उनका नाम लिख रहा हूँ, फिर उसी तरह से मैं कहानी की तरह इसको आपको समझाऊंगा ताकि आसानी से आप कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, एक और राजा के बारे में देखेंगे
दाहिर, जो कि सिंध प्रांत का राजा था, जो कि हिंदू था, हिंदू शासक था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला मैंने नाम लिया उबैदुल्ला। उबैदुल्ला अरब का था, ठीक है ना। पूरा ताइफ का एक शहर, ताइफ एक शहर था जो कि अरब में था, यहाँ का ये रहने वाला था। ये उबैदुल्ला सबसे पहले योजना बनाता है कि भारत पे हमें जाकर के आक्रमण करना है, लूटपाट करना है, धर्म का प्रचार प्रसार करना है। ये जो अरब अटैक हुआ था, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि अरब जो अटैक जो हुआ था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका केवल और केवल एकमात्र उद्देश्य यही था कि भारत पे जाकर के हमें लूटपाट करना है और धर्म का प्रचार प्रसार करना है। ठीक है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि उनका उद्देश्य किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत पे आए थे, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी आप ध्यान में रखें। ठीक है, तो उबैदुल्ला जो ताइफ का रहने वाला था, अरब का था, वो योजना सबसे पहले बनाता है कि भारत पे आक्रमण करना है, बट वो भारत पे आक्रमण नहीं कर पाता है। उसी के बाद बुदैला आता है। बुदैला 711 ईस्वी में, 711 711 एडी, एनो डोमिनी, एडी का फुल फॉर्म है एनो डोमिनी, ये भी एग्जाम में कभी-कभी पूछा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। एनो डोमिनी जो कि अभी चल रहा है, ठीक है, ईस्वी जिसे हिंदी में कहते हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखें। तो बुदैला जो है 711 ईस्वी में सिंध का जो राजा रहता है दाहिर, उस पे क्या करता है, ये आक्रमण कर देता है। इस पे ये क्या करता है, आक्रमण कर देता है। आक्रमण करने के बाद, और सिंध का जो एकदम सर्वश्रेष्ठ और पराक्रमी राजा दाहिर रहता है, बुदैला जो है इसको युद्ध में परास्त नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से दाहिर की जीत हो जाती है और बुदैला की हार हो जाती है। तो इस युद्ध में क्या होता है, बुदैला हार जाता है, दाहिर जीत जाता है। अब दाहिर के जीतने के बाद उसी समय एक राजा रहता है अरब का, यूसुफ बिन कासिम। ठीक है, यूसुफ बिन कासिम के पुत्र का ही नाम क्या है, मोहम्मद बिन कासिम। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहीं से कहानी स्टार्ट होगा। यूसुफ बिन कासिम का ही बेटा का नाम रहता है मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, और यहां जो मैंने हजाज लिखा हुआ है, ये यूसुफ बिन कासिम के चाचा हैं, अंकल हैं, यानी कि यूसुफ बिन कासिम के भाई हैं हजाज और मोहम्मद बिन कासिम के चाचा हैं हजाज। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वापस से रिपीट कर रहा हूं। उबैदुल्ला सबसे पहले भारत में योजना बनाता है कि आक्रमण करना है, बट वो आक्रमण नहीं कर पाता है। दूसरा, बुदैला 711 ईस्वी में, 711 ईस्वी में सिंध के जो राजा दाहिर रहते हैं उस पर वो आक्रमण करता है, बट युद्ध में परास्त हो जाता है बुदैला और दाहिर जीत जाता है। उसके बाद यूसुफ बिन कासिम अपने बेटे मोहम्मद बिन कासिम को भेजता है सिंध पे आक्रमण करने के लिए। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम जाता है, सिंध के राजा फिर वही रहते हैं, दाहिरी रहते हैं, उन पर वो आक्रमण कर देता है। ये आक्रमण जो वो करता है मोहम्मद बिन कासिम, वो आपका करता है 712 एडी में, 712 ईस्वी में। और मोहम्मद बिन कासिम जो होता है, युद्ध की रणनीति, कुशल रणनीति की वजह से मोहम्मद बिन कासिम जो है युद्ध में जीत जाता है और दाहिर जो है 712 ईस्वी में हार जाता है। 712 के युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम और जो सिंध के राजा दाहिर के बीच में जो युद्ध होता है, दाहिर, सिंध का राजा दाहिर हार जाता है और मोहम्मद बिन कासिम जीत जाता है। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के जीतने के बाद इसके जो चाचा रहते हैं यानी कि हजाज, ठीक है, इन्हीं की बेटी का नाम रहता है, इनकी ये डॉटर रहती है जुबैदा महरून, जिसकी वजह से हजाज अपनी ही बेटी यानी कि अपने भतीजे की शादी क्या किससे कर देता है, जुबैदा महरून से क्या करता है, शादी करवा देता है। यानी कि मोहम्मद बिन कासिम की जो पत्नी होती है बन जाती है जुबैदा महरून। ठीक है, यानी कि हजाज का ये दामाद भी है मोहम्मद बिन कासिम और हजाज का ये भतीजा भी है। ठीक है, अब जुबैदा महरून से शादी हो जाता है मोहम्मद बिन कासिम का। ठीक है, तो उसके बाद ये एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि आखिर में अरब का वो कौन सा शासक था जिसका सफल आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में। तो 712 ईस्वी में सबसे पहले सफल जो आक्रमण हुआ था वो आपका मोहम्मद बिन कासिम का होता है। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा उम्मीद करता हूं। ठीक है, एक बार फिर से दोहरा देते हैं। उबैदुल्ला योजना बनाता है, बुदैला आक्रमण करते हैं 711 में, बट हार जाता है। यूसुफ बिन कासिम के बेटे का नाम मोहम्मद बिन कासिम है। यूसुफ बिन कासिम अपने ही बेटे मोहम्मद बिन कासिम को भेजता है कि सिंध पर जाओ और तुम जाकर फतह करो, जिसके लिए मोहम्मद बिन कासिम जाता है और 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर पर आक्रमण करता है। दाहिर हार जाता है, मोहम्मद बिन कासिम जीत जाता है।
यूसुफ बिन कासिम के चाचा, यूसुफ बिन कासिम के भाई हजाज और मोहम्मद बिन कासिम के चाचा मोहम्मद बिन कासिम के चाचा हजाज, इनकी बेटी रहती है जिनका नाम जुबैदा महलूम रहता है, इनसे शादी करवा देता है मोहम्मद बिन कासिम का। ठीक है, फिर इसके बाद आगे करके वंश जो है आगे बढ़ता है। तो मोहम्मद बिन कासिम अरब भारत में केवल दो ही उद्देश्य से आए थे, लूटपाट करना और अपने साम्राज्य का विस्तार करना। ठीक है, ये दोनों पॉइंट, ये पूरा पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब दो राइटर है उनके बारे में मैं लिखूंगा। क्लियर है? आशा करते हैं यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। एकदम कहानी की तरह समझना है, बहुत आसान है। ठीक है, दो राइटर रहते हैं, एक का नाम रहता है बालूसरी और एक रहते हैं अल-फाज़री। बालूसरी के द्वारा लिखा गया किताब का नाम रहता है किताब उल फुलदान, किताब उल फुलदान। और अल-फाज़री ने एक किताब लिखा रहता है जिसका नाम रहता है किताब उल हिजज, किताब उल हिजज। बालूसरी ने अपनी किताब में मेंशन करता है, बालूसरी अपनी किताब में लिखता है, यानी कि किताब उल फुलदान में, कि मोहम्मद बिन कासिम की जो मृत्यु हुई थी वह ईरान में हुई थी। और ईरान में और कोई नहीं बल्कि मोहम्मद बिन कासिम के ससुर, फादर इन लॉ प्लस, क्योंकि वो उनके ससुर भी रहते हैं और चाचा भी रहते हैं, मोहम्मद बिन कासिम के जो चाचा रहते हैं, अंकल रहते हैं, जिनका नाम रहता है आपका हजाज, इन्होंने ही मोहम्मद बिन कासिम की हत्या कर दी। ठीक है, ईरान में ले जा करके। और हिंदी लिटरेचर कहता है, हिंदी साहित्य कहता है कि मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु, उसे एक जानवर का पेट फाड़ दिया गया था, जानवर के पेट फाड़ करके मोहम्मद बिन कासिम को मार करके उसी के अंदर डाल दिया गया था, इस तरह से उसकी मृत्यु हुई थी। तो दोनों में अंतर है। ठीक है, तो बालूसरी के द्वारा लिखा गया किताब का नाम किताब उल फुलदान है और अल-फाज़री के द्वारा लिखा गया किताब का नाम किताब उल हिजज है। ठीक है, अरब अटैक पूरे मध्यकालीन भारत में और खास करके अरब अटैक में एक ही मतलब लैंग्वेज है, भाषा है जो सबसे ज्यादा परिचित रहती है, प्रचलित में रहती है, और वो है आपका फारसी। मतलब फारसी का सबसे ज्यादा उपयोग अरब अटैक में, मतलब अरबियन काल में, मध्यकालीन भारत के प्रथम चरण में हुआ था। ठीक है, और अधिकतर आगे भी होता गया। ये दोनों पॉइंट क्लियर है। बालूसरी के द्वारा लिखा गया किताब का नाम किताब उल फुलदान, अल-फाज़री के द्वारा लिखा गया किताब का नाम किताब उल हिजज। और एक किताब और एग्जाम में पूछता है, चचनामा, जिसको लिखा था काजी इस्माइल ने। काजी इस्माइल द्वारा लिखा गया किताब का नाम चचनामा। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम का 712 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम के पिता का नाम यूसुफ बिन कासिम, उसके चाचा थे हजाज, हजाज की बेटी थी आपका जुबैदा महलूम, जिससे मोहम्मद बिन कासिम का विवाह हो जाता है। ठीक है, और इस तरह से वो पूरे सिंध पे कब्जा कर लेता है मोहम्मद बिन कासिम। अब आगे बढ़ते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। ठीक है, ये मिटा रहा हूं। उसके बाद आप आगे देखेंगे मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा एक टैक्स काफी प्रचलित है, जो कि मोहम्मद बिन कासिम से शुरू होता है और रंगीला शाह पे जाकर के खत्म होता है, और उस टैक्स का नाम है जजिया टैक्स। जजिया टैक्स, हिंदी में जजिया कर, जजिया कर, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जजिया टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था, मतलब जजिया टैक्स को लगाने वाला व्यक्ति कौन था, वो था मोहम्मद बिन कासिम। जजिया टैक्स के बारे में जितने भी क्वेश्चन बन पड़ेंगे वो सारे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया टैक्स को लगाया था, स्टार्ट किया था, और इसने कहा था कि जितने भी नॉन मुस्लिम हैं, जितने भी हिंदू हैं, वो सभी लोग क्या करेंगे, जजिया टैक्स देंगे। किसको किसको छोड़कर, ठीक है, तो बच्चे को छोड़कर, चाइल्ड नहीं देंगे, ठीक है, बूढ़े ओल्ड पीपल, ओल्ड जो है वो नहीं देंगे, और महंत जो है यानी कि जो स्त्रियां हैं वो नहीं देंगी, ठीक है, पुजारी नहीं देंगे, जो पंडित है वो नहीं देंगे, ठीक है, इसको हम ब्राह्मण लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया टैक्स को स्टार्ट किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था कि जितने भी नॉन मुस्लिम हैं,
ठीक है, गैर मुस्लिम है वो सभी लोग, जितने भी हिंदू हैं सभी लोग टैक्स देंगे। किनको किनको छोड़कर? बच्चे को छोड़कर, बूढ़े को छोड़कर, औरतों को छोड़कर और पुजारी यानी कि ब्राह्मण को छोड़कर, जितने भी हैं वो सारे को टैक्स देंगे। ठीक है, उसके बाद जजिया टैक्स से संबंधित है, इसलिए मैं जजिया टैक्स से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है वो सारा मैं पहले डिस्कस कर दे रहा हूं। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के बाद फिरोज शाह तुगलक आता है, जो कि हम लोग तुगलक डायनेस्टी में पढ़ेंगे। चूंकि ये जजिया टैक्स से संबंधित है इसलिए भी मैं चर्चा कर दे रहा हूं। फिरोज शाह तुगलक बोलता है कि जितने भी हैं मुस्लिम को छोड़ के वो सभी लोग टैक्स देंगे। कहने का मतलब क्या है? जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, पुजारी हैं, पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। जितने लोग हैं सभी लोग टैक्स देंगे। मतलब कि फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? पूर्णतः सभी के ऊपर में क्या किया? टैक्स लगा दिया। यानी कि जितने भी नॉन मुस्लिम हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो औरतें हैं चाहे ब्राह्मण हैं, जितने भी हैं सभी लोग टैक्स देंगे। ये दूसरा व्यक्ति ये था फिरोज शाह तुगलक, जिसने क्या किया? मोहम्मद कासिम ने तो केवल हिंदुओं पे लगाया था, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शनल था कि बच्चे, बूढ़े, औरतें, पुजारी, ब्राह्मण को छोड़ करके। बट फिरोज शाह तुगलक ने क्या कहा कि जितने भी हैं सभी लोग टैक्स देंगे, किसी को कोई छूट नहीं मिलेगा। उसके बाद अकबर ने क्या किया? पूरी तरह से जजिया टैक्स को बंद करवा दिया। उसने कहा कि हिंदू ही नहीं, कोई हिंदू नहीं देगा, कोई बच्चा, बूढ़ा, नौजवान, किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें जजिया टैक्स मेरे साम्राज्य में बंद होनी चाहिए। तो उसने पूरी तरह से बंद करवा दिया था। ठीक है, अकबर के बाद औरंगजेब। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि किसकी तरह औरंगजेब ने फिर से जजिया टैक्स को क्या किया? शुरू किया। तो फिरोज शाह तुगलक की तरह ही औरंगजेब ने क्या किया? फिर से जिस तरह से फिरोज शाह तुगलक ने टैक्स लगाया था सभी लोग देंगे, ठीक उसी तरह से औरंगजेब ने भी क्या किया? फिर से जजिया टैक्स को स्टार्ट किया और इसने कहा कि सभी लोग देंगे। ठीक है, पांचवा व्यक्ति है मोहम्मद शाह रंगीला शाह ने एक फरमान जारी किया। वापस से रिपीट करते हैं, जजिया टैक्स को लगाने पर स्टार्ट करने वाला मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, जो कहा कि बच्चे, बूढ़े, नौजवान, बच्चे, बूढ़े, औरतें और पुजारी, ब्राह्मण को छोड़ करके जितने भी लोग हैं सारे नॉन मुस्लिम से वो टैक्स देंगे। फिरोज शाह तुगलक ने कहा सभी लोग देंगे। अकबर ने क्या किया? इसे पूरी तरह खत्म कर दिया। औरंगजेब ने क्या किया? फिर से स्टार्ट कर दिया फिरोज शाह तुगलक की तरह। और रंगीला शाह ने क्या किया? एक फरमान जारी किया और उसने कहा कि आज के बाद से अगर कोई भी व्यक्ति अगर पकड़ा गया जजिया टैक्स लेते हुए तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी। तो ये फरमान से पूरा जो साम्राज्य में जितने भी लोग थे वो क्या हो गए? पूरी तरह से डर गए और डर जाने के बाद ये डर का माहौल बना और उसने ये फरमान जारी कर दिया जिसकी वजह से पूरी तरह से जजिया टैक्स है वो खत्म हो गया। ठीक है, अब जजिया टैक्स नहीं लगता है। तो पूरी तरह से जजिया टैक्स को खत्म करने वाला यानी अकबर ने तो खत्म कर ही दिया था पूरी तरह से, लेकिन ये फिर से क्या हो गया? मुगलिया पीरियड में ही फिर से औरंगजेब ने इसे स्टार्ट कर दिया। लेकिन रंगीला शाह ने इसे क्या किया? पूरी तरह से फुल्ली क्या किया? इसे एंड कर दिया और फरमान जारी किया कि जो भी अगर टैक्स लेते हुए दिखा या फिर जो भी अगर पकड़ा गया या जजिया टैक्स कोई भी लेगा तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी। तो ये जजिया टैक्स से रिलेटेड ये सारा क्वेश्चन था। तो अरब अटैक में हम लोग को सिर्फ इतना ही पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद दो और क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन कासिम ने दो गोल्ड कॉइन जारी किया था, एक है आपका दिनार और एक है आपका दिरहम। सबसे स्ट्रॉन्ग जो पॉइंट था वो आपका दिरहम था, इसे काफी ज्यादा उस समय महत्व दिया गया और डेली वेजेस के लिए यूज होता था आपका दिनार। ठीक है, और दिरहम यूज होता था, स्ट्रॉन्ग था काफी और दोनों ही गोल्ड कॉइन था और दोनों को इंट्रोड्यूस किसने किया था? लागू करने वाला, ये सिक्का को चलाने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। आगे चलकर के ये दिरहम जो है वो अरब का क्या होता है? करेंसी बनता है। ठीक है, तो ये रहा पूरा आपका अरब अटैक। पहला हम लोग फिर से एक बार शुरू से दोहराते हैं। उबैदुल्ला जो सबसे पहले रणनीति बनाता है कि भारत पर आक्रमण करना है, पर वो आक्रमण नहीं कर पाता है। दूसरा में बुदैला जो कि 711 में सिंध के राजा जो दाहिर होते हैं उस पर वो आक्रमण कर देता है और युद्ध में हारा जाता है। सिंध का जो राजा दाहिर रहता है वो जीत जाता है। फिर तीसरा क्या देखते हैं? यूसुफ बिन कासिम ने अपने बेटे मोहम्मद बिन कासिम को भेजता है कि तुम जाओ और सिंध पे फतह करो। तो वो सिंध पे जाता है और सिंध के राजा दाहिर को हरा देता है युद्ध में 712 ईडी में और उस पे वो पूरी तरह से कब्जा कर लेता है। मोहम्मद बिन कासिम के ही चाचा रहते हैं हजाज, उनकी बेटी रहती है जुबैदा महरूब, उससे उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद फिर इस तरह से वंश आगे बढ़ता है। अरब मुख्य रूप से भारत में केवल दो ही उद्देश्य से आए थे, पहला लूटपाट करना और दूसरा साम्राज्य का विस्तार करना। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा चलाया गया दो आपका कॉइन है, एक है दिरहम और एक है दूसरा दिनार। दिनार का उपयोग डेली वेजेस के लिए किया जाता था, वहीं दिरहम का उपयोग जो है स्ट्रॉन्ग मतलब कि काफी मजबूती सिक्का के रूप में वो किया जाता था।
ठीक है। सबसे पहले जिजिया टैक्स को चलाने वाला व्यक्ति कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने पूरी तरह से जिजिया टैक्स लगाया हिंदुओं के ऊपर में, यानी कि नन मुस्लिम जितने भी हैं वो सभी लोग टैक्स देंगे, ठीक है। औरतें, बच्चे, जो बीमार व्यक्ति हैं, जो ब्राह्मण है, पुजारी है, उनको छोड़ करके फिर फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, ये सब पर लगा दिया। उसके बाद अकबर ने इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। फिर उसके बाद मुगलिया पीरियड में औरंगजेब ने इसे क्या किया, फिर से स्टार्ट कर दिया फिरोज शाह तुगलक की तरह। और अंत में रंगीला शाह ने क्या कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर पाया जाता है आपका जिजिया टैक्स लेते हुए तो मैं उसे मृत्युदंड की सजा दूंगा। तो इस तरह से अरेबियन अटैक पूरी तरह से समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।